सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अभी तक हमने एनबीएफसी नॉन बैंक की फाइनेंशियल कंपनी पढ़ ली है और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी पढ़ ली है, हाउसिंग फाइनेंस बैंक भी पढ़ ली है। अब हम स्टार्ट करेंगे असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब बात करते हैं असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती क्या है। असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो अगर जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, इसका मतलब जब बैंक लोन देती है लोन, तो वो क्या मॉर्टगेज प्रॉपर्टी करवाती है, मॉर्टगेज प्रॉपर्टी करवाती है। तो जब वो प्रॉपर्टी जो है मॉर्टगेज प्रॉपर्टी है, अगर लोनी जो लोन लिया रहता है वो पे नहीं कर पाता लोन जो, और फिर उसकी मॉर्टगेज प्रॉपर्टी किसकी हो जाती है, बैंक की। जब लोन पे नहीं कर पाता लोनी, तो जब प्रॉपर्टी जब उस बैंक की हो जाती है तो क्या करेगी, वो क्या करेगी, वो बेच देती है। वो किसको बेच देती है, असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। फिर असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करती है कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालती है, और जो वैल्यू होती है, वैल्यू निकालने के बाद वो जितना वैल्यू निकालने के बाद अपने पास रख सकते हैं, या फिर बैंक क्या करते हैं कि असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को प्रॉपर्टी दे देते हैं और वो वैल्यू निकाल के, या फिर रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उस प्रॉपर्टी को बेच के वो पैसा बैंक को वापस कर देती है। उसे हम रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कहते हैं। सुनो, पढ़ते हैं। इन इंडिया प्रॉब्लम ऑफ रिकवरी फ्रॉम द नॉन परफॉर्मिंग असेट। नॉन परफॉर्मिंग जिस जो असेट्स किसी काम का नहीं है उसको हम नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कहते हैं। नाउ recognized in the 1997 by the government of India, the Narasimham committee report mentioned that an important aspect of the continuing reform process was to reduce the high level of the non-performing assets as means of the banking sector reform. किसके लिए सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होने लगी, बैंकिंग सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंक्रीज होने लगी बैंकिंग सेक्टर के लिए। इट वाज एक्सपेक्टेड दैट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द policy and institutional development, a new non-performing assets in the future could afford to be lower. However, the huge backlog of the existing non-performing assets continue to haunt the banking sector, and this implies severely the bank performance and the ensuring hope of the profitability. The report envisaged created of the assets recovery fund to take the non-performing assets of the lender books at discount. Simple. जब ये सारी चीजें देखने के बाद, इन्होंने असेट्स रिकवरी फंड एक बनाया। उसके बाद उन्होंने इसलिए बनाया कि जितने भी नॉन परफॉर्मिंग असेट थे उनको हम सही तरीके से उनका यूज कर सके, उन्हें सेल कर सके, और अपनी जो भी ये नॉन परफॉर्मिंग असेट्स वाली है उसकी कमी को कम कर सके, उस प्रॉब्लम को कम कर सके। तो उसी को देखते हुए असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी भी बोलते हैं उसे, हम रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी बोलते हैं, is a company registered under section 3rd of the securitization, reconstruction of the financial assets and enforcement of the interest. किसका, section 3rd of the securitization and reconstruction of the financial assets and enforcement of security interest, जिसे हम सरफरासी एक्ट 2002 भी बोलते हैं। इट रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब बात करते हैं जो असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो रजिस्टर होती है सरफरासी एक्ट 2002 के अंदर, मगर जब ये रेगुलेट जो होती है वो रिजर्व बैंक के द्वारा होती है। RBI has exempted assets reconstruction company from the compliance under the section 45A, 45B and the 45IC of the Reserve Bank of Act, and the assets reconstruction company like AMC, assets management company, within the guideline issued by the RBI. सिंपल सी बात है, असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को एनबीएफसी, जो ये एनबीएफसी का सेक्शन दे रखा है 45IA, 45IB, 45IC, इसी अलग कर दिया असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, तभी ही सरफराजी एक्ट में इसका रजिस्ट्रेशन होने लगा। Now, assets reconstruction has been set up to provide a focused approach to non-performing loan resolution issue by isolation non-performing loan, या फिर from the financial system, filling
freeing in the financial system to focus on their core activity and facilitate development of the market for distressed asset। अब क्या है कि जो assets reconstruction कंपनी का है सबसे बड़ा फोकस इसलिए है कि वो जो नॉन परफॉर्मिंग assets लोन परफॉर्मिंग लोन है उसे उसके द्वारा वो लोग सही कर सके, आइसोलेट कर सके नॉन परफॉर्मिंग लोन, और फ्रीइंग कर जो फाइनेंशियल सिस्टम है कि वो अपना फोकस जितने भी बैंक है अपना फाइनेंशियल सिस्टम में फोकस कर सके, क्या कर सके, अपना फाइनेंशियल सिस्टम में फोकस कर सके और अपनी कोर एक्टिविटी में फोकस कर सके, क्योंकि फिर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर ध्यान नहीं देंगे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स काम क्या करे, उस पर ध्यान नहीं देंगे। फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट फॉर डिस्ट्रेस्ड एसेट्स, ये सब एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अप्रोच करती प्रोवाइड करती है। नाउ as per the RBI notification DNB as 2GM CM 2000 date 23 अप्रैल 2000 assets perform the following function। assets reconstruction कंपनी जो होती है क्या क्या फंक्शन करती है उसकी बात करते हैं। एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, सिंपल सी बात है जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स है वो एक्विजिशन करना है एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का काम होता है। चेंज और टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट या फिर सेल और लीज ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोवर, rescheduling of the date, enforcement of security interest, settlement of due payable by the borrower, ये सब एक काम होता है assets reconstruction कंपनी का। अब बात करते हैं बेनिफिट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन एंड एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। हमने सबका पढ़ा जब हम नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी पढ़ रहे थे तब भी, और हमने एनबीएफसी भी पढ़ी तब भी, कि आके इनकॉर्पोरेशन करवाएंगे तो क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो हम एक एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की भी बेनिफिट की बात करते हैं। The case realization activity from the defaulting borrower is a lengthy and cumbersome procedure. Relieving bank of the burden of the non-performing asset will allow them to focus their better of the managing core business। सिंपल सी बात है, जितने भी नॉन प्रॉफिट एसेट्स बैंक के पास है उसका बर्डन कम करने के लिए एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ही हायर करा जाता है। और एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो बर्डन है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का वो कम करती है। दूसरा, इट ट्रांसफर शुड हेल्प द रिस्टोर डिपॉजिटर एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बाय इंश्योरिंग लेंडर फाइनेंशियल हेल्थ। द बैंक यूज इट्स अ मेथड टू हैव of the bad loan from their balance sheet। Assets reconstruction can maximize recovery value of with the maximizing cost। ARC also have building industry expert in the in the loan resolution and structuring management। सिंपल सी बात है, ARC जो असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो और भी हेल्प करती है अपने एक्सपर्टीज देने में, जो लोन होगा उसको रिजोल्यूशन में, रिकंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट में, इन सब के लिए मदद करती है असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ARC प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट कैपिटल मार्केट थ्रू द सेकेंडरी असेट्स इंस्ट्रूमेंट। सिंपल सी बात है, और अपना कैपिटल मार्केट जो है किसी भी बैंक का उसको डेवलप करने में एक आरसी भी मदद करती है। तो ये है बेनिफिट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एन एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। ना एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सिंपल सी बात है, जब हम एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उसे भी हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेशन करवाना पड़ेगा। तो इनकॉर्पोरेशन की बात आती है तो सिंपल सी बात है, एक कंपनी है, कंपनी एक्ट अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2000 में रजिस्टर होगी एज अ ऑल, जैसे सारी कंपनियां होती है वैसी ये इसे भी हम रजिस्टर करेंगे। फर्स्टली एज कंपनी हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2013। द कंपनी में भी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी हो सकती है। सेकेंड, after the incorporation the company has to register with of the Reserve Bank of India। जब हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो जाती है तो उसे हमें रजिस्टर करवाना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया asset reconstruction company are the governed by the securitization company and reconstruction company reserve bank guideline and the direction 2013। जितने भी assets reconstruction company हैं वो गवर्न होते हैं securitization and reconstruction company reserve bank guideline and the direction 2013 issued by the Reserve Bank of India as amended from the time to time। अब बात करते हैं हम प्रोसेस की। Every ARC shall apply for registration in the form of application। जितने भी SRC हैं ARC है एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो अप्लाई करेंगे फॉर रजिस्ट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। और वो एप्लीकेशन कहाँ स्पेसिफाइड होगा, नोटिफिकेशन DNB 1 CGM 2013 date issued by the Reserve Bank of India obtain a certificate of registration from the bank as provided under section 3 of Surface Act 2002। ARC seeking registration from the RBI shall submit their application in the format annexed to the notification। सब ये नोटिफिकेशन में दे रखा है, गाइडलाइन दे रखी है
कि उसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन हम फाइल करेंगे, अप्लाई करने के बाद हम सबमिट भी करेंगे आरबीआई को, एप्लीकेशन फॉर्मेट हमने इस नोटिफिकेशन में दे रखा है, स्पेसिफाई द by the Reserve Bank. Do you fill the relevant annexure supporting document to the Chief General Manager in charge Department of Non-Banking Regulation, Center Office, Reserve Bank. यहाँ पे उसके बाद हमें जब सबमिट करना है, हमने यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करने के बाद हमें वो सबमिट भी करना है कहाँ पे, चीफ जनरल मैनेजर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द नॉन बैंकिंग रेगुलेशन के पास. सेकंड, थर्ड इज ARC has obtained a certificate of registration issued by the Reserve Bank under the section 3rd of the Act can undertake both the securitization and reconstruction activity. जब कोई भी ऐसा ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑब्टेन कर लेगी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो वो सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी कर सकती है. Then ARC shall commence a business within 6 months from the date of grant of certificate of registration by the bank. RBI may grant extension for the further period not exceeding 12 months. सिंपल सी बात है, जो असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उसे जब उसने ऑब्टेन करा सर्टिफिकेट, उसी के 6 महीने के अंदर उसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर देना होगा. ज्यादा से ज्यादा उसे 12 मंथ तक का टाइम मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता. नाउ प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 45IA, 45IB एंड 45IC ऑफ द RBI एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी व्हिच इज ARC रजिस्टर्ड विद द बैंक. सिंपल सी बात है, जो ARC है एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, उस पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के सेक्शन अप्लाई नहीं होते. Now ये था हमारा प्रोसेसर. अब as per the notification issued by the RBI, an assets reconstruction company shall have the net on fund 2 crore rupees और such amount as may be specified. जो assets reconstruction company है उसके पास सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है उसका नेट ऑन फंड जो है वो 2 करोड़ तक होना चाहिए, या फिर और कोई अमाउंट जो इशू करा गया RBI के द्वारा. फिर assets already registered with RBI as on the date of the said notification and not having the minimum revised net on fund shall achieve the minimum net on fund 100 करोड़. सिंपल सी बात है, अभी मैंने क्या पढ़ा, 2 करोड़ तक नेट ऑन फंड होना चाहिए. फिर आगे चल के उनका नोटिफिकेशन आया है कि नेट ऑन फंड मिनिमम 100 करोड़ होना चाहिए एक असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का. अब बात करते हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनी. माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पढ़ा था, वैसे ही मिलता जुलता ये भी एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, या फिर वही बोल लिया जाए कि वही है. अब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इज ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑफर फाइनेंशियल सर्विस टू लो इनकम पॉपुलेशन. क्या, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो लो इनकम, जो जिनकी इनकम कम है उनको प्रोवाइड करता है, क्या, लोन प्रोवाइड करता है. Almost all the given loan to their member and they may offer insurance, deposit and other service also. Then इसमें डेफिनेशन तो दे रखा है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का, वो नबार्डा द्वारा दिया गया है. हैज डिफाइंड द माइक्रो फाइनेंस एज द प्रोविजन ऑफ थ्रिफ्ट, क्रेडिट, अदर फाइनेंशियल सर्विस एंड प्रोडक्ट of very small amount to poor in rural and semi-urban and urban area, provide to the customer to meet their financial need with the only qualification that the transaction value is small and the customer are poor. Simple. क्या करता है माइक्रो फाइनेंस कंपनी, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है लोन किसको, जो गरीब लोग हैं और जो अमाउंट है वो बहुत स्मॉल होगा. जैसे हमने पढ़ रखा ऊपर 1,25,000 और 2 लाख रुपीस प्रोवाइड कर सकते हैं लोन एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन. तो वही है कि वेरी स्मॉल अमाउंट होगा टू पुअर इन रूरल, सेमी अर्बन एंड अर्बन एरिया, प्रोवाइड टू कस्टमर टू मीट देयर फाइनेंशियल नीड, जो उनकी फाइनेंशियल नीड है उसके लिए प्रोवाइड करता है एक माइक्रो फाइनेंस सर्विस विद ओनली क्वालिफिकेशन. क्या होगी, द ट्रांजैक्शन वैल्यू स्मॉल, जो हमारी वैल्यू जो है ट्रांजैक्शन लोन की वो बहुत छोटी होनी चाहिए, और जो कस्टमर है वो सबसे पहले पुअर होना चाहिए, उसे ही माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन लोन देगी. नाउ अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन. Microfinance provide the financial service to those whose income is small and unstable. These people are in the need of the credit facility of several reasons. To name a few, their need are small and the raise suddenly. किस लिए, जो फाइनेंशियल
इंस्टीट्यूशन है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, वो क्या करती है, पुअर लोग मतलब जो गरीब लोग हैं उनको लोन देती है। लोन देने का वजह क्या हो सकता है उसकी बात करते हैं। उन्हें बहुत जरूरत पड़ी है सडनली, या फिर फाइनेंस नेमली बैंक डिमांड कोलेटरल सिक्योरिटी विच दे कैन नॉट प्रोवाइड। सिंपल, इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडर फाइनेंस जो है वो बैंक नेमली द बैंक डिमांड कोलेटरल सिक्योरिटी they cannot provide कर सकते हैं। most of the time they are in the urgent need of the fund to meet their customer demand. For example, meet the expense related to education, illness, funeral, wedding. For it's difficult to obtain the institution finance and for the purpose of investment in the income generation activity. इन सब चीजों के लिए प्रोवाइड कर सकता है लोन एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। नाउ अब बात करते हैं characteristic में। Concept of the self-help group is the most exciting discovery in the context of the microfinance. The India microfinance sense is dominated by the self-help group and their linkage with the bank. This has helped in the empowerment of the women and reduction of the property among people who with the low income. सिंपल सी बात है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो किसी वुमेन को भी या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए भी एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मदद करता है। देन माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड अ ग्रेटर मेन्यू ऑफ द ऑप्शन वेयर बाय अ स्मॉल लोन कैन बी granted and not just from the external source but also through the self mobilization by way of saving and sale of assets. The biggest flexibility in the case of microfinance is the lack of physical collateral even in the case of loan from the bank. सिंपल सी बात है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, हमें कोलेटरल जमा करने की जरूरत नहीं होती। माइक्रो फाइनेंस में सबसे अच्छी चीज एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की है। अब बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन। सिंपल सी बात है, ये भी एक कंपनी है तो इसका भी इनकॉर्पोरेशन या फिर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो अब इसकी बात करते हैं। पहले उसे इनकॉर्पोरेशन करवाना पड़ेगा अंडर कंपनी एक्ट 2013, फिर उसे रजिस्ट्रेशन कर इनकॉर्पोरेशन करने के बाद उसे रजिस्टर करवाना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिंस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे डॉक्यूमेंट दे रखे हैं कि आप जब रजिस्ट्रेशन करवाओगे आरबीआई के संग तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। सिंपल, ये आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं, हो सके तो इसे याद कर लेना। अब बात करते हैं हम निधि कंपनी की। बात करते हैं हम निधि कंपनी की। निधि कंपनी जो है, निधि कंपनी क्या करता है कि अपने लैंडर अपने जो मेंबर है उन्हें लोन प्रोवाइड करता है, उनसे डिपॉजिट लेता है बस, मगर अपने मेंबर के लिए। ये भी एक तरह का बैंक है, मगर केवल अपने मेंबर के लिए ही एक बैंक है। अब इसमें क्या कैसे होता है ये भी इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका पॉइंट। Neither company is वन ऑफ द belong to the non banking financial sector। क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर है एंड इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द सेक्शन 406 of the Company Act 2013। Their core business borrowing and the lending money between their member। क्या कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है, सबसे महत्वपूर्ण काम ये यही करता है कि बोरिंग लोन देता है या फिर बोरिंग देता है किसको? अपने मेंबर को, केवल अपने मेंबर को। दे आल्सो नोन एज अ परमानेंट फंड, बेनिफिट फंड या फिर म्यूचुअल बेनिफिट फंड एंड म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी भी इसे एक निधि कंपनी को हम बोलते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की बात। Characteristic of the Nidhi company. Characteristic of Nidhi company may be summarized below. It allows the transact business only with its member, with nobody else. सिंपल सी बात है, जो असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, सॉरी निधि कंपनी है, वो क्या करेगी कि अपने मेंबर को ही लोन प्रोवाइड करेगी और किसी को नहीं करती निधि कंपनी। आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ एक्ट, नो निधि सेल इशू प्रेफरेंस शेयर। एक कोई भी निधि कंपनी इशू नहीं कर सकती प्रेफरेंस शेयर। अब बात करते हैं मेंबर। पहले मेंबर इसलिए बोल रहा हूं कि क्या करती है निधि कंपनी के पहले अपने मेंबर, जितने भी मेंबर है, पहले ये शेयर्स इशू करती है। जो शेयर्स इसके खरीदते हैं वो कंपनी के मेंबर कहलाते हैं। अब जब कंपनी के मेंबर बनने के बाद उन्हीं को लोन बोरिंग या फिर लैंडिंग प्रोवाइड करती है एक निधि कंपनी। तो जब इक्विटी शेयर्स इन्होंने इशू करे तो उसके द्वारा लोग मेंबर बन जाते हैं, मगर निधि कंपनी क्या है कि इशू नहीं कर सकती एक प्रेफरेंस शेयर्स। And they are allowed to open branches subject to compliance rule 10 of the Nidhi rule। ये भी आगे पढ़ेंगे। Now they are incorporated as a public company with a minimum paid up capital share 5 लाख का होना चाहिए। कोई भी निधि कंपनी अगर इनकॉर्पोरेटेड होती है तो एज अ पब्लिक कंपनी होगी, उसका पेड अप कैपिटल जो है वो 5 लाख तक होगा।
लोन में भी प्रोवाइड ओनली टू इट्स मेंबर शुड बी फुल्ली सिक्योर, और जो लोन प्रोवाइड करा जाएगा वो फुल्ली सिक्योर होना चाहिए। अ डायरेक्टर ऑफ निधि शैल बी मेंबर एंड शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म अप टू 10 consecutive ईयर ऑन द बोर्ड ऑफ द निधि। जो डायरेक्टर होगा हमारा बोर्ड का, डायरेक्टर होगा जो बोर्ड का एक निधि कंपनी का, वो 10 साल तक, लगातार 10 साल तक उसे होल्ड करना पड़ेगा पोजीशन ऑफ डायरेक्टर। निधि कैन डिक्लेयर डिविडेंड नॉट एक्सीडिंग 25% एंड हायर अमाउंट शैल बी स्पेसिफाइड अप्रूव बाय द रीजनल डायरेक्टर। अब जो निधि है वो 25% अपने शेयर्स की वैल्यू जितनी है उसके 25% से ज्यादा वो नहीं डिविडेंड दे सकती। अगर उससे ज्यादा देना है, तो उसे रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। Nidhi shall adhere to prudent norms for the revenue recognition classification of assets in the mortgage loan or jewels loan as provided rule 20 of the Nidhi rule। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, रूल हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब बात करते हैं रूल की। रूल में जो हमारा है वो है रूल 6। सबसे पहला रूल 6 किसका रूल? निधि रूल 2014। सबसे रूल ये है जनरल रिस्ट्रिक्शन। जनरल रिस्ट्रिक्शन, एक निधि कंपनी क्या नहीं कर सकती, एक निधि कंपनी क्या नहीं कर सकती? सबसे पहला काम, नो निधि सेल carry on business of chit fund, hire purchase finance, leasing finance, insurance, acquisition of the security or of any body corporate। सिंपल सी बात है, जो कि निधि कंपनी होगी ना ही वो चिट फंड का बिजनेस कर सकती है, ना ही हायर परचेस फाइनेंस कर सकती है, लीजिंग फाइनेंस भी नहीं कर सकती, इंश्योरेंस भी नहीं कर सकती, या फिर एक्विजिशन नहीं कर सकती किसी भी कंपनी की सिक्योरिटी, किसी भी कंपनी की सिक्योरिटी। एक निधि कंपनी अकॉर्डिंग टू रूल 6, याद करने की चीजें, अकॉर्डिंग टू रूल 6 क्या दिया हुआ है? जनरल रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन ऑफ द निधि कंपनी। Issue and preference share debenture or any other debt instrument by name or any form whatsoever। सिंपल सी बात है, एक निधि कंपनी इशू नहीं कर सकती, प्रेफरेंस शेयर्स भी नहीं, डेट भी नहीं, या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट, उस डेट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट भी इशू नहीं कर सकती एक निधि कंपनी। कोई भी करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते अपने मेंबर के संग। दूसरा, acquisition another company by purchase of security or control the composition of board of director of any other company। सिंपल सी बात है, ऊपर ही लिखा हुआ है कि किसी भी कंपनी को निधि कंपनी एक्वायर नहीं कर सकती, एक्विजिशन नहीं कर सकती, या फिर कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कितने मेंबर होंगे, इसका भी काम एक निधि कंपनी नहीं कर सकती किसी दूसरी कंपनी का। Carry on any business other than the business of the borrowing lending to its own name। सिंपल सी बात है, बोरिंग और लैंडिंग के द्वारा और कोई और काम नहीं कर सकती एक निधि कंपनी। Accept deposit from or lend any person other than its member। अपने मेंबर के अलावा किसी और को डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मनी उधार लोन नहीं दे सकती, केवल अपने मेंबर को ही देगी। Place any of the assets loaned by the its member as a security। प्लेज कोई भी असेट्स प्लेज नहीं करी जाएगी। सिंपल, टेक अ डिपॉजिट फ्रॉम लैंड और लैंड मनी ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट से बॉडी कॉर्पोरेट ना ये पैसा देगी ना फिर उसे पैसा लेगी, एक निधि कंपनी का ये प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिटेड है। एंटर इनटू एनी पार्टनरशिप अरेंजमेंट इन इट्स ऑन बोरिंग एंड लैंडिंग एक्टिविटी। ये किसी भी पार्टनरशिप में एंटर नहीं करेगी। इशू और कॉस्ट टू बी इशू एनी एडवर्टीजमेंट। सिंपल सी बात है, फॉर्म फॉर द सॉलिसिटिंग ऑफ डिपॉजिट। किसी भी डिपॉजिट का एक्सेप्ट करने के लिए कि हम डिपॉजिट ऐसे एक्सेप्ट करते हैं, इतना इंटरेस्ट देते हैं, ऐसे एडवर्टीजमेंट की निधि कंपनी नहीं कर सकती। और किसी पे एनी ब्रोकरेज और इंसेंटिव फॉर द मोबिलाइजिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम ए मेंबर ऑफ द फंड और द फंड और फॉर द ग्रांटिंग लोन। किसी को भी ब्रोकरेज पे नहीं करेगी फॉर द मोबिलाइजिंग ऑफ डिपॉजिट, या फिर लोन प्रोवाइड करने के लिए, या फिर उस लोन प्रोवाइड के रिलेट से किसी को भी ब्रोकरेज पे नहीं करेगी एक निधि कंपनी। किसके अंदर दिया हुआ? रूल 6 ऑफ द निधि रूल 2014। अब बात करते हैं बेनिफिट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द निधि कंपनी। अब ये आप इसमें भी वही से ही आसपास होगा, इसलिए ये आप अपने आप ही पढ़ लेंगे, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 4 दे रखे। हम इसमें अब इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा रूल याद करने के, इसलिए आगे चलते हैं। इसमें इनकॉर्पोरेशन ऑफ निधि कंपनी की बात करेंगे। सिंपल सी बात है, हर कंपनी की तरह इसे भी वैसी एक कंपनी एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेशन करवाना होगा। तो फॉर द इनकॉर्पोरेशन द नॉर्मल प्रोसीजर फॉर द इनकॉर्पोरेशन, अ पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द सच ऑब्टेनिंग अवेलेबिलिटी ऑफ द नेम, filing of the memorandum association and the other related document. Care must be taken to see the object clause। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो कंपनी है, निधि कंपनी है, उसका ऑब्जेक्ट जो है मेमोरेंडम एंड एसोसिएशन
एसोसिएशन में, उसमें ऑब्जेक्ट क्लोज जो है वो यही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट ऑफ द कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमॉन्ग्स इट्स द मेंबर। क्या? अमॉन्ग्स्ट its member receiving deposit from the lending to its member only for their mutual benefit and other permitted purpose। ऑब्जेक्ट क्लोज में ये चीज जरूर लिखी होनी चाहिए, इसके अलावा कोई और काम नहीं करनी चाहिए एक निधि कंपनी को। देन द नेम ऑफ द कंपनी शुड बी एंड विद द वर्ड निधि लिमिटेड। हर एक कंपनी के लास्ट में निधि लिमिटेड लिखा होना चाहिए। अब बात करते हैं आफ्टर इनकॉर्पोरेशन एज निधि रूल 2005। According to Nidhi Rule 5 of the Nidhi Rule 2014, every Nidhi shall within a period of the 1 year from the date of incorporation ensure that जब कोई भी कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट, जब निधि कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट रजिस्टर हो जाती है तो उसे कुछ कंडीशन अप्लाई करने पड़ेंगे विद इन 1 ईयर के अंदर। क्या होना चाहिए? नॉट लेस देन 200 मेंबर। जो कंपनी है उससे उसमें 200 से कम मेंबर नहीं होने चाहिए। नेट आउट फंड 10 लाख तक होना चाहिए। अनइंकम्ब्रेड टर्म डिपॉजिट ऑफ नॉट लेस देन 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट एज स्पेसिफाई रूल 40। अब क्या है जो अनइंकम्ब्रेड, जिसपे चार्ज, जो डिपॉजिट है जिसपे चार्ज नहीं लगता, जिसपे चार्ज नहीं है, कोई लाइन नहीं है, वो सब जो, या फिर कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो डिपॉजिट है वो 10% से कम नहीं होने चाहिए। वो 10% से कम नहीं होने चाहिए आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट के। और जो रेशियो नेट ऑन फंड और डिपॉजिट का, जो रेशियो दे रखा है नेट ऑन फंड और डिपॉजिट का, वो 1:220 होनी चाहिए। नाउ आगे बढ़ते हैं। एमसीए दे रखा है, फॉर्म कौन सी फिल करनी है ये भी आप कर सकते हैं बड़े प्यार से, कौन कौन से फॉर्म है। तो इसमें ज्यादा नहीं दे रखा, क्योंकि इसमें ज्यादा इसलिए नहीं दे रखा क्योंकि हम जो इससे पहले चैप्टर था निधि का, उसमें हम बहुत अच्छे से निधि के बारे में ही पढ़ा है। अब बात करते हैं हम पेमेंट बैंक। ज्यादातर क्वेश्चन आने की चांसेस हो जाते हैं, इसे हम बहुत इंपॉर्टेंट लेंगे। इंपॉर्टेंट में डाल लेना क्योंकि पेमेंट बैंक आने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। पेमेंट बैंक इज अ न्यू मॉडल ऑफ बैंक conceptualized by the Reserve Bank of India. The bank can accept a restricted deposit which is currently limited 1 lakh per customer and may be increased further. सिंपल सी बात। पेमेंट बैंक, अगर मैं बात करूं तो आपके पास पेटीएम ऐप होगा, आपके पास एक पेटीएम एप्लीकेशन होगा जो आपसे पेमेंट करना, उसमें एक ऑप्शन आता होगा पेमेंट बैंक का, तो वही पेमेंट बैंक ही ये पेमेंट बैंक है। क्या कर सकते हैं ये पेमेंट बैंक जो है वो आपसे पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, आपसे पैसा ले सकते हैं, जो डिपॉजिट कर सकते हैं आप उस बैंक में। और जो बैंक में आप डिपॉजिट करेंगे वो 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता, 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। मे बी ये इंक्रीज हो सकता है आफ्टर द रेगुलेशन, आफ्टर द कंप्लाई ऑफ द रेगुलेशन, बट अभी के लिए वो 1 लाख तक आप उसमें जमा करा सकते हैं, उसे हम पेमेंट बैंक कहते हैं। दिस बैंक ग्रांट लोन और इशू क्रेडिट कार्ड। जो बैंक है ये ना ही लोन ग्रांट कर सकता है, ना ही क्रेडिट कार्ड आपको इशू कर सकता है, मगर उससे छोड़ के आपको ये इंटरेस्ट पे करेगा। डिपॉजिटर्स लाइक सेविंग बैंक, current account and the saving account can be operated by such bank. A payment can issue service like ATM card, debit card, net banking, third party transfer and mobile banking and offer remittance service. ये सारी चीजें एक पेमेंट बैंक आपको उपलब्ध कर प्रोवाइड कर सकता है। Now the open of bank and the application process of the bank is made very easy to compare to the other bank. This bank account can be opened instantly through their respective mobile app just by the providing detail like Aadhaar number विद द केवाईसी वेरिफिकेशन। सिंपल से बात है, जब आप पेटीएम ऑन करते हैं तो अगर आप पेमेंट बैंक ऑन करना चाहते हैं तो आपके केवल आधार कार्ड नंबर से ही वो बैंक ओपन हो जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें बात करते हैं रेगुलेशन की। It is related to guideline for the licensing of the payment bank to November 27, 2014, operating guideline for the payment bank October 6, 2016. Application has been filled with the Reserve Bank of India. अगर हमें पेमेंट बैंक ओपन करना है तो हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। किसमें? फॉर्म 3 में अंडर द रेगुलेशन, अंडर द सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन 1949 for the license to commence a banking business by the company incorporated in India desiring to commence banking business. सिंपल, अगर किसी को भी पेमेंट बैंक स्टार्ट करना है तो उसे फॉर्म 3 में फाइल करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन 1949
कि वो अपना बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट कर सके और उसे अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेशन भी करवाना पड़ेगा अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। ना कि इश्यूज विद रिक्वायर कंप्लायंस बाय द एप्लीकेशन कंपनी समराइज बिलो। अब जब बैंकिंग कंपनी है जो ये पेमेंट बैंक है, इसका मतलब इसे कुछ रिक्वायरमेंट कंप्लाई करने पड़ेंगे, उसकी बात करते हैं। द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए? 100 करोड़। और फॉर द फर्स्ट 5 ईयर द स्टेक ऑफ द प्रमोटर शुड रिमेन एटलीस्ट 40%। अब जो पैसा है, जब पैसा है प्रमोटर के पास, जो उसने स्टेक लगा रखे हैं पेमेंट बैंक में, वो 40% तक होनी चाहिए, उसे कम नहीं होने चाहिए। उसे कम नहीं होने चाहिए एक प्रमोटर के क्या स्टेक जो पेमेंट बैंक में लगा रखे। और दूसरा, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कम से कम 100 करोड़ का होना चाहिए। फॉरेन शेयर होल्डिंग विल बी अलाउड इन दिस बैंक एज पर द रूल ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द प्राइवेट बैंक इन इंडिया। अगर फॉरेन शेयर होल्डिंग इसमें पेमेंट बैंक में करनी है तो उससे रूल कंप्लाई करना पड़ेगा फॉरेन मैनेजमेंट एक्ट 1999, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है, अंतर्गत रूल के अंतर्गत आता है। द वोटिंग राइट विल बी रेगुलेटेड बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 49। अब जो वोटिंग राइट है पेमेंट बैंक का, वो रेगुलेट किससे होगा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2014। द वोटिंग राइट ऑफ एनी शेयर होल्डर इज कैप्ड ऑफ द 10%। अब कोई भी पर्सन, जैसे हमने, अगर आपने पढ़ा होगा तो सिक्योरिटी टेक ओवर रेगुलेशन है, टेक ओवर रेगुलेशन 2011 ने, उसमें ये बता रखा है कि जो भी अगर किसी भी पर्सन की शेयर होल्डिंग जो है वो 5% से ज्यादा जाती है तो उसे ओपन ऑफर देना पड़ता है, या फिर 5% तक उसकी कैप्ड होती है। तो उसमें भी यही बता रखा है कि वोटिंग राइट जो है किसी भी शेयर होल्डर की वो 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 26% तक जा सकती है। और एनी एक्विजिशन अगर वो 26% से मोर देन 5% से ज्यादा करता है तो उसे अप्रूवल लेना पड़ेगा आरबीआई के अंदर। मेजोरिटी ऑफ द बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू आरबीआई। जो मेजोरिटी मतलब ज्यादा से ज्यादा जो बोर्ड मेंबर हैं पेमेंट बैंक के, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। The bank should be full network from the beginning. The bank can acceptably bill. It cannot from the subsidiary to undertake non-banking activity. And initial deposit will be kept 1 लाख। हर एक पर्सन की जो डिपॉजिट है वो 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कैन नॉट अंडर एक्टिविटी लैंडिंग एक्टिविटी 25% ब्रांचेस मस्ट बी अनबोर्ड। ये कोई भी लैंडिंग एक्टिविटी नहीं कर सकता और जो इसकी ब्रांचेस है वो 25% तक कम से कम रूरल एरिया में होनी चाहिए। Then the bank must use पेमेंट बैंक। अपने नाम के आगे वो पेमेंट बैंक लगाएगा। इसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन 1949 और इसे रजिस्टर करना पड़ेगा एज ए पब्लिक कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट 2013। सो ये हमारा पेमेंट बैंक था। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा लेसन 9 स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। स्टार्टअप क्या होता है, इसे रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, हम लेसन। आई होप आपने कुछ भी इस चैनल से जरूर सीखा हो। तो अगर सीखा हो तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।